नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ श्री एस अब्दुल नज़ीर साहब की, जो हमारे ऑनरेबल जस्टिस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के और वर्तमान समय में वे आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के पद पर आसीन। 27 दिसंबर 2021 को एक कार्यक्रम में भाग लेते हुए उन्होंने एक ऐसी बात कही थी जिस पर निश्चित तौर पर देशवासियों को सोचने की ज़रूरत है, और ख़ासकर जो 85% पॉपुलेशन है एससी, एसटी, ओबीसी, जो शूद्र के रूप में जानी जाती है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, उनके लिए सोचने की बात है। उन्होंने कहा कि लॉ कॉलेजेस में हमारे पुराने एंशिएंट काल के जो हमारे महापुरुष हैं, लाइक मनु, कौटिल्य, बृहस्पति और भी कुछ महापुरुषों का नाम उन्होंने लिया, कि उनके समय में जो लीगल सिस्टम, उनके द्वारा जो प्रतिपादित लीगल सिस्टम है, वो अपने देश के लॉ कॉलेज में पढ़ाया जाना चाहिए, चूँकि ये वक्त है। उन्होंने यह कहा कि चूँकि ब्रिटिश सरकार ने उपनिवेशवादी कानूनों को हम पर लागू किया। मैं इस संबंध में जो उन्होंने कहा है, ज्यों का त्यों, चूँकि एक पैरा मैं उद्धृत करता हूँ। उन्होंने कहा कि आई एम कन्विंस्ड दैट द कोलोनाइज्ड लीगल सिस्टम इज नॉट फिट फॉर इंडिया and its people. It is the time now we have an Indianized legal system that is rooted in Indian social and cultural ethos. इसके आगे उन्होंने कहा कि the legal norms developed by great personalities like Manu, Kautil, Brihaspati and others were worth studying and emulation. श्री नज़ीर साहब, जो कि ऑनरेबल जस्टिस रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, और वर्तमान समय में भी वे महामहिम राज्यपाल के महत्वपूर्ण पद पर आसीन हैं। मैं उनकी बातों के संबंध में कोई टिप्पणी तो नहीं कर सकता, न करना चाहिए, लेकिन एक भारतीय नागरिक के रूप में देशवासियों के समक्ष कुछ बातें रखना चाहिए, ताकि इस पर सोचा जाए कि उन्होंने जो कहा उसे किस रूप में हमें लेना चाहिए। यह सच है कि अंग्रेज़ों का शासन हमारे देश पर लगभग 200-250 साल तक रहा। क्लियर कट महारानी का शासन 90 साल का रहा है भारत में। ये ठीक है कि अंग्रेज़ों ने बहुत सी चीज़ें अपने मनमाफिक की। हम गुलाम थे, गुलामी कोई पसंद नहीं करता, किसी भी व्यक्ति को गुलामी पसंद नहीं होती। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में महान नेताओं और देशवासियों ने संघर्ष किया, स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया और देश आज़ाद हुआ। लेकिन जो कंट्रीब्यूशंस हैं ब्रिटिश पीरियड के, वो सारा देशवासी जानता है, चाहे वो रेल का क्षेत्र हो, जहाज का क्षेत्र हो, टेलीफोन का क्षेत्र हो, टेलीग्राफ का क्षेत्र हो, जिलों में स्कूल खोलने की बात हो, बड़े शहरों में कॉलेज खोलने की बात हो, यूनिवर्सिटीज़ खोलने की बात हो, मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो, पार्लियामेंट भवन, जो गवर्नर जनरल हाउस, जो आज हमारा राष्ट्रपति भवन है, 8 राज्यों में, तत्कालीन प्रांतों में जो विधान मंडल गठित हुए, जो सुप्रीम कोर्ट गठित हुआ, हाई कोर्ट कई प्रांतों में बनाए गए। और यह बात शायद सभी भारतवासी स्वीकार करेगा कि आज भी अपने देश भारत में पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश जो हमारे हिस्से थे, वहाँ अभी भी सैकड़ों कानून ऐसे हैं जो या तो ज्यों का त्यों सिर्फ नाम बदले गए हैं,
कानून आज भी वही लागू है। चूँकि व्यवस्थित रूप, लिखित रूप अंग्रेज़ों ने दिया है उन कानूनों को, क्या हमें यह विचार नहीं करना चाहिए कि हजारों वर्षों तक देश के बड़े हिस्से में हिंदू राजाओं का शासन था, उनके समय में कौन सा कानून लिखित था और कानून व्यवस्था के लिए क्या नियम का बने हुए थे? कहीं पर ऐसा दिखता तो नहीं है। या मुस्लिम पीरियड भी रहा, मुस्लिम शासकों का पीरियड, उनके समय में भी मैं नहीं समझता हूँ कि कोई लिखित जो लीगल सिस्टम होना चाहिए उस पीरियड में भी नहीं था। हम किसी एक शासनकाल को इस मामले में नहीं इसके लिए दोषी ठहरा सकते, लेकिन अंग्रेज़ों ने बहुत ही व्यवस्थित रूप दिया है पढ़ाई लिखाई को और कानून को बनाने में। और यह बात निसंकोच हमें कहना चाहिए, हमें स्वीकार करना चाहिए कि जिस हिंदू धर्म में शूद्रों को, जो आज के अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं या अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं या महिलाएं हैं, इन्हें पढ़ने का अधिकार क्या था? ब्रिटिश पीरियड में यह बात तो मानना पड़ेगा कि पढ़ने का अधिकार सभी को मिला और सभी लोग पढ़ाई के प्रति उन्मुख हुए और आज अच्छे अच्छे पदों पर लोग जा रहे हैं। जहाँ तक लीगल सिस्टम का सवाल है, इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि लीगल सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन इस रूप में लिया जाना चाहिए कि जो हमारे एंशिएंट पीरियड में जो कानून थे वो लागू किए जाएं। मैं अन्य महापुरुषों जिनका नाम ऑनरेबल जस्टिस साहब ने लिया, जो अभी महामहिम राज्यपाल हैं, मैं अन्य लोगों के विषय में और मैं कुछ नहीं कहना चाहता, इसलिए कि मैंने बारीकी से उन बातों को नहीं देखा, लेकिन मनुस्मृति आज भी बहुत ही विवादास्पद धर्म ग्रंथ है। अगर विवादास्पद धर्म ग्रंथ नहीं होता तो 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, जो बाद में चलकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन हुए, उन्हें खुलेआम जलाने की जरूरत नहीं पड़ती मनुस्मृति को। आखिर कौन सी ऐसी बात थी? और कुछ बातों को जो गूगल पे सर्च करने पर भी मिलता है, तो क्या मनुस्मृति जो मनु से संबंधित है वो कानून भी पढ़ाए जाने चाहिए लॉ कॉलेजेस में? बस दो चार बातों का मैं उल्लेख यहाँ करना चाहूँगा मनुस्मृति से संबंधित। इस पर एकदम क्लियर कट भारत सरकार को भी और सभी राजनीतिक दलों को, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो, इन्हें इन चीज़ों को बहुत ही गहराई से, सावधानी से देखना होगा, क्योंकि हमारा देश धर्म निरपेक्ष है और हमारा देश ऐसा है जो विविधताओं से भरा हुआ है। सभी धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं, विभिन्न जातियों के लोग यहाँ रहते हैं, विभिन्न संस्कृतियों के लोग यहाँ रहते हैं। ऐसी चीज़ कभी भी नहीं पढ़ाई जानी चाहिए जिससे समाज में विभेद पैदा हो, मतभेद पैदा हो, जातिवाद की भावना बढ़े। बस दो चार बिंदु मैं कहना चाहूँगा। एक, जो मनुस्मृति में लिखी हुई है, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजिए ज्ञान पर बिना। क्या यह उचित है? क्या इसे लॉ कॉलेज में सिलेबस में लाया जाना चाहिए कि ब्राह्मण अगर गुणहीन भी है, कोई गुण नहीं है उसमें, तब भी उसकी पूजा की जानी चाहिए, और शूद्र अगर विद्वान भी है, जानकार भी है, तो उसकी पूजा नहीं की जानी चाहिए। उसमें यह भी लिखा हुआ है कि अगर शूद्र संपत्ति अर्जित करता है तो उसे बलात् छीन लेना चाहिए ब्राह्मणों के द्वारा, ब्राह्मण छीन ले उसे। अगर कोई ब्राह्मण उपदेश दे रहा हो और अगर कोई शूद्र सुन ले तो राजा उसके कान और मुंह में गर्म तेल डलवा दे। क्या इसे लॉ कॉलेज में पढ़ाना चाहिए? लॉ कॉलेज के सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए। शूद्रों को अपनी मन मर्जी से काम करने की इजाज़त भी नहीं थी उस समय, और कुछ ऐसे अपराध थे जिस अपराध में जाति के आधार पर सजा दी जाती थी। ब्राह्मणों को सबसे कम, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, और कुछ ऐसी सजाएं थी जिसमें ब्राह्मणों को बहुत कम और शूद्रों के लिए मौत की सजा थी। यह कैसा लीगल सिस्टम होगा?
ये तो कतई इसे पढ़ाया नहीं जाना चाहिए। ये निश्चित तौर पर अपने देश की जो 85% आबादी है, जो कमज़ोर वर्ग की, जिसमें महिलाएं भी सम्मिलित हैं, उनके लिए यह कभी भी हितकारी नहीं हो सकता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बस टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय